तो अब देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म में आगे, तो अब पढ़ेंगे आरओसी के बारे में। जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में, सॉरी हम दोबारा शुरू करते हैं। तो देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में और पढ़ेंगे आरओसी के बारे में। तो जेड और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में आरओसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरओसी क्या होता है? इट इज़ अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। जेड की रेंज होती है इन जेड प्लेन फॉर विच जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल इज फाइनाइट। तो z की उस रेंज के लिए जिसके लिए कि हमारा जो सिग्नल है जो फाइनाइट, मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है और कन्वर्जेंट, तो वो हमारी आरओसी होती है। ओके, मतलब जहाँ फीजिबल होता है, फीजिबल वर्ड समझ में आता होगा, ठीक है, जहाँ होना पॉसिबल हो सकता है, तो वो हमारी आरओसी होती है। विद इन आरओसी जेड टी इज़ फाइनाइट एंड आउटसाइड आरओसी जेड टी इज़ इनफाइनाइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आरओसी के अंदर हमारा जेड टी जो फाइनाइट है और उसके बाहर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म हमारा इनफाइनाइट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी देखते हैं। आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल। तो एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आरओसी के अंदर कोई भी पोल नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ये याद रखेंगे। फॉर राइट साइडेड सिग्नल आरओसी इज आउटसाइड सर्किल इन जेड प्लेन, मतलब ये जो अगर सर्किल है, ओके, तो इसके बाहर आरओसी होनी चाहिए, किसके लिए? राइट साइडेड सिग्नल के लिए। सिमिलरली लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए उसके अंदर आरओसी होनी चाहिए। फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, for left sided signal the ROC is inside the circle in Z plane. For stability of LTI system or absolute summability of a signal, ROC includes unit circle. तो LTI सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए और समेबिलिटी के लिए क्या होता है? जैसे वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि ROC जो लेफ्ट में लाई करती है, ओके, वो हमारा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यूनिट सर्किल है उसको इंक्लूड करना चाहिए ROC को, तभी हमारी आरओसी स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट आया। ओके, आई सच दैट जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इन जेड प्लेन। फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आरओसी इज अ रिंग इन जेड प्लेन। तो बोथ साइडेड सिग्नल के लिए आरओसी क्या है? एक तरीके की रिंग है जेड प्लेन में। तो अभी देखेंगे रिंग बोले या फिर एनुलर रीजन बोले, मतलब कुछ इस तरीके का, ये एक, ये दो। तो हमारी जो आरओसी है, आरओसी कौन सी होगी? ये आरओसी है। ये किस सिग्नल के लिए होगी? बोथ साइडेड सिग्नल के लिए कुछ ये होगी, केवल ये बीच का हिस्सा आरओसी होगा। ओके, तो ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम एंड कमेंट अबाउट एक्सटेंशन ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स एचएन। ओके, सो सबसे पहले एचएन हमारा एच जेड हो जाएगा। तो इस सिग्नल के लिए हमको बताना है, ये हमको ग्राफ दिया गया, ये किस तरीके का आरओसी है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ये हमने सर्किल बनाया, ये जो सर्किल है ये हमारा क्या है? 0.5 का सर्किल है। अब क्योंकि इससे ग्रेटर है, मतलब राइट साइड है, तो इसके बाहर पूरा है। अब बाहर है मतलब जो 1 वाला हमारा होगा उसको ये इंक्लूड कर रहा है। तो पहली बात तो राइट साइडेड हो गया क्योंकि ग्रेटर देन है, ओके, तो राइट साइडेड हो गया यहाँ, और क्योंकि यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा है इसलिए स्टेबल हो गया। ये देखते हैं, ये है मॉड ऑफ जेड लेस देन 0.5। अब लेस देन 0.5 है, मतलब ये इस सर्किल के अंदर ही रह जाएगा, तो यूनिट सर्किल को इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल और लेफ्ट साइडेड, क्योंकि लेस देन वाला है, तो नॉट एब्सोल्युटली समेबल होगा ये। आगे बढ़ते हैं, ये डबल साइडेड आरओसी है, जैसे कि ये, ठीक है, तो 0.5 से 2 के बीच में है, मॉड जेड 0.5 से 2 के बीच में है, तो ये बाहर वाला सर्किल हमारा 2 का सर्किल हो गया, ओके, और अंदर वाला सर्किल हमारा 0.5 का हो गया। अब ये 0.5 का हो गया तो अब इसके बाहर 0.5 के बाद ही तो ये कहीं ना कहीं ये जो मैं बना रहा हूँ ये 1 का सर्किल है, इस वजह से ये क्या है? एक तरीके से स्टेबल भी है और बोथ साइडेड है, वो तो दिख ही रहा है। तो फॉर स्टेबिलिटी आरओसी शुड इंक्लूड यूनिट सर्किल, मतलब वही चीज़ है ये। ओके, अब ये कैसी शेप है? रिंग शेप की आरओसी है जब बोथ साइडेड वाली है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि फॉर फाइनाइट सिग्नल लेंथ सिग्नल आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन विद एक्सक्लूडिंग पॉसिबली जेड इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट सिग्नल लेंथ का सिग्नल है, फाइनाइट सिग्नल लेंथ का सिग्नल है, तो आरओसी क्या होगा हमारा? या फाइनाइट सिग्नल है, मतलब अभी देखते हैं कैसा सिग्नल है। ये सिग्नल है, इस तरीके का जो सिग्नल हमने डिस्क्रीट में पढ़ा है, जो डिस्क्रीट की पहचान है ये, तो इसके लिए आरओसी हमेशा क्या होगा? इंटायर जेड प्लेन। ये एक स्टेटमेंट याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटायर जेड प्लेन आरओसी होगी, लेकिन उसमें पॉसिबली कुछ दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हम एक्सक्लूड करते हैं जेड इक्वल टू 0 को और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को, देखते हैं अभी कैसे, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमारा सिग्नल है, ये ओरिजिन पे मतलब 6 वैल्यू है हमारी,
और इसका एक्जेड हमें निकालना है और आरओसी हमको निकालनी है। ओके, देखते हैं आगे। तो एक्जेड क्या है, समीशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। ये तो हमने सीखा था फॉर्मूला किसका, हमने जेड ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला देखा था। तो ये हमारा समीशन n इक्वल टू -1 से 3, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज है ये -1 से 3 के लिए ही लाई करती हैं। तो एक्स एन इंटू जेड की पावर -n, तो ये x ऑफ -1 इंटू जेड। ओके, और इस तरीके से ये हमारा ये 0 पे हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से z की पावर -1, z की पावर -2, z की पावर -3, सॉरी ये -2 और ये -3, ये बढ़ता जाएगा। तो ये बन जाएगा, यही सारी वैल्यू बन जाएगी। कैसे कैसे देखो, मैं ऊपर यहाँ से बता रहा हूँ। तो 3z + 6 -2z की पावर -1 प्लस 8z की पावर -2 और +5z की पावर -3। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक्जेड आ गया। अब आरओसी हम ऐसे तो हमें पता नहीं इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हमें क्यों पता है, कैसे पता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि फाइनाइट जो लेंथ का सिग्नल है उसके लिए आरओसी के लिए आप सीधे से क्या लिख सकते हैं, इंटायर जेड प्लेन एक्सक्लूड कर देंगे क्या। अब वो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर इसी फंक्शन में जो एक्जेड निकाला है z = 0 को रखते हैं, एक्जेड में z = 0 को रखते हैं, तो ये वैल्यू क्या देगा, क्योंकि ये 1/z है, ये क्या है, ये 1/z है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट करके इन्फिनाइट दे देगा। तो इस आरओसी में z = 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते इस रीजन की वजह से। सिमिलरली अगर हम z = इन्फिनाइट के लिए देखें, क्योंकि यहाँ पे ये z मौजूद है, अब भैया ये z मौजूद होने से क्या हुआ, इसमें इन्फिनाइट रख दो तो पूरा फंक्शन इन्फिनाइट हो गया। तो ये इन्फिनाइट हो गया, तो हम इसमें z = इन्फिनाइट भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आरओसी इज इंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग z = 0 एंड इन्फिनाइट। तो ये यहाँ तक हमारा हमने पहला अच्छा सा बड़ा क्वेश्चन देखा। उसके बाद आके बात करते हैं आरओसी को लिखने का। अब हम देखेंगे शॉर्ट में जल्दी कैसे हम आरओसी लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। xn = 2 + 3j की पावर n और u ऑफ -n - 7। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना है। n का कोफिशिएंट देखो सबसे पहले, वो अगर माइनस है तो ये इसका मतलब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, मतलब जो आरओसी होगी मॉड z वो लेस देन होगी। तो पहली चीज़ ये निकल के आई। ओके, दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या कह रही है, ये जो टर्म है पूरा जिसकी पावर होती है n, तो ये जो टर्म होता है आरओसी इससे लेस होती है, इसके भी मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2² मतलब 4, 3² + 9 मतलब इसका √13। तो मॉड ऑफ z लेस देन √13, तो ये इसकी आरओसी होगी। सेम फंडा हम यहाँ लगाएंगे, माइनस मीन्स लेफ्ट साइडेड। अब यहाँ पे क्या है कि दो का सम है अलग अलग फंक्शंस का। पहले एक को देखेंगे तो इसकी आरओसी क्या हो गई, लेस देन, तो ये मॉड z लेस देन आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं u ऑफ n है मतलब राइट साइडेड है, मतलब ये हो गई ग्रेटर देन। अब ये लेस देन ग्रेटर देन में क्या क्या है, यहाँ के पे 2j की पावर n मतलब 2j, वो भी उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे फिर वही 1/3 + 4j की पावर -n, या फिर बोला जाए तो 3 + 4j की पावर n। तो वही चीज़ आई 3 + 4j की पावर +1। ये क्या बनेगा 3 + 4j, ये बनेगा 9 + 16 = √25 = 5। तो एक आरओसी लेस देन 2, एक आरओसी ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या है, और ये किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की। तो नो कॉमन आरओसी बिटवीन आरओसी 1 एंड आरओसी 2। तो ये आरओसी 1 है, ये आरओसी 2 है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं, मतलब इस फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से आरओसी निकालना बहुत ज़रूरी है। इन जेड प्लेन आरओसी इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल से रिलेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। इफ पोल इज अवेलेबल, अगर पोल अवेलेबल है तो। अब एक्सएन का हमने जेड ट्रांसफॉर्म एक्जेड, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे केवल इतना पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आरओसीज कितनी होंगी, हमें केवल ये बताना है। अब यहाँ पे आंसर डायरेक्ट की अगर बात करें, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स देखेंगे। नंबर ऑफ पोल्स में अगर 1 + 1 कर देंगे, जैसे 3 + 1, तो वो हमारा आ जाएगा आरओसी। 4 रीजन्स होंगे, वो क्यों वो देखते हैं। ये पोल्स हैं, ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3, ये पोल्स हैं। तो इनको यहाँ लिख लेंगे, पोल z = -2j, 3 + 4j और -7। इनका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे 2, 5 और 7। नंबर ऑफ पॉसिबल आरओसी 4। तो वो देखते हैं कैसे कैसे। अब इनका मैग्नीट्यूड जो लिखा उसको z प्लेन पे हम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्किल्स। तो ये पहला सर्किल 2 वाला,
दूसरा 5 वाला, तीसरा 7 वाला। अब जो देख रहे होंगे ये ऑरेंज से है, ये पहली आरओसी, फिर ये दूसरी आरओसी ये पिंक से, फिर ऑरेंज से तीसरी आरओसी और फिर बाहर वाली चौथी आरओसी। तो क्योंकि 3 रीजन्स है, 3 सर्किल हैं, तो तीनों को मिला के 4 आरओसी बन सकती थी। तो वो 4 आरओसी, एक मॉड जेड लेस देन 2, एक 2 से 5 के बीच में, एक 5 से 7 के बीच में, एक 7 से बड़ी। तो ये आसानी से हमने समझ लिया कि 4 आरओसी बनी 3 पोल की वजह से। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो क्या कंडीशन ज़रूरी है, तो ये हमने फॉर्मूला देखा है। अगर इसमें बात करते हैं कि रेंज ऑफ आर एक्स एन डॉट आर की पावर -n, अगर इसका मॉड लेते हैं मैग्नीट्यूड में, तो वेयर आर इजकल टू मॉड जेड, मतलब कुल मिला के वो जेड ही है जो हम करते थे जेड ऑफ -1, सॉरी हम क्या लिखते थे एक्स ऑफ एन इंटू जेड ऑफ जेड की पावर -n। तो ये वही चीज़ है, आर इज मॉड ऑफ जेड। तो रेंज ऑफ आर क्या है, मॉड ऑफ जेड जो उसकी आरओसी है। तो यहाँ पे आर को 1 रखेंगे और जेड क्या हो गया, आर जेड क्या था, आर ई रेज टू जे ओमेगा। आर को 1 रख दिया तो केवल बचा ई रेज टू जे ओमेगा। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहीं से हमारा रिलेशन निकल के आ गया किसका, DTFT का और जेड ट्रांसफॉर्म का। अगर उसमें जेड की जगह ई रेज टू जे ओमेगा रख दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा DTFT बन जाएगा। वरना ये जेड की पावर अगर n ही रहे, अगर जेड की पावर n जो है ये अगर यही रहे तो ये हमारा क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है। तो xn इज एब्सोल्युटली समेबल। ओके, तो अगर हमारा सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल है तो ही उसके लिए DTFT एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो ही आप उसको DTFT में कन्वर्ट कर सकते हो, तो होना चाहिए। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट समेबल DTFT। लेकिन DTFT होने के लिए क्या है कि ये एब्सोल्यूट समेबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाय यूजिंग रिलेशनशिप z इजकल टू ई रेज टू जे ओमेगा। तो बस इतना रिलेशन रखना है, z को ई रेज टू जे ओमेगा रखना है, वो क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म से सीधे सीधे DTFT बन जाएगा। तो बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये रिलेशन। बाकी तो समझ में आ ही गया। एग्जाम्पल देखते हैं, xn इजकल टू 1/2 की पावर n इंटू un। ओके, और हमें इसका निकालना है DTFT, x ई रेज टू जे ओमेगा। तो x ई रेज टू जे ओमेगा है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल से हमने शुरू किया है, xn इजकल टू 1/2 की पावर n इंटू un। तो x ई रेज टू जे ओमेगा निकालना है। तो xn इज एब्सोल्युटली समेबल, ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब xn एब्सोल्युटली समेबल है। तो x ऑफ z इसको हम x ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा लिख सकते हैं, मतलब z को हम ई रेज टू जे ओमेगा लिखें। तो अब x ऑफ z हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो 1/2 की पावर n un का x ऑफ z क्या है, 1/, ठीक है, जो जिस चीज़ की भी पावर n है, तो ये जो टर्म है 1/2 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स। तो यहाँ पे अगर क्या होता, 2 की पावर n होता तो क्या लिख देते, 1/1 माइनस 2 इंटू जेड इनवर्स। जेड इनवर्स रहेगा और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो समझ में आ रहा हो, इसी तरीके से यहाँ पे 1/2 जेड इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, केवल z की जगह ई रेज टू जे ओमेगा लगाना है। x ई रेज टू जे ओमेगा इज DTFT ऑफ, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स एन इजकल टू 1/, ठीक है, 1 माइनस और 1/2 ई रेज टू जे ओमेगा। अब क्योंकि इन्वर्स है तो इसका भी इन्वर्स पावर में लिख देंगे। हमें z से इसको सब्स्टिट्यूट किया, बस इतना है। तो अब देखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ निकली। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो पहली प्रॉपर्टी जल्दी देखते हैं। ओके, पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी, जो कि पीछे भी हर बार हुई है। तो अगर दो सिग्नल है x1n और x2n, उसमें हमने कोई कांस्टेंट डाला a1 और a2, और अगर उनका सम कर दिया तो वो उनका सम उस किसके इक्वल होगा, उनके z ट्रांसफॉर्म के इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल होगा। मतलब x1z प्लस x2z के इक्वल होगा, जिसमें हम सेम a1 और a2 को डाल देंगे, वेयर a1 एंड a2 आर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन प्रॉपर्टीज में नई चीज़ क्या आ गई कि आपको हर प्रॉपर्टी में ROC भी डिफाइन करनी है, जो नया सिग्नल बना है। नया सिग्नल मतलब ये जो पूरा बना है, ये सम करके बना है, इसकी ROC क्या होगी, तो इसकी ROC कॉमन इंटरसेक्शन होगा ROC x1n और x2n का। जैसे कि 1/2 की पावर n un, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइडेड होगी, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/2, इस 1/2 से। सिमिलरली ये भी सेम चीज़ है, तो मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3, तो ये 1/3 से। अब क्योंकि हमने इसको लिख तो लिया, इसको सॉल्व करके 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स प्लस 1/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स,
ये तो निकल आया, ठीक है, लेकिन ये तो वैल्यू निकल के आई, आरओसी क्या होगी, इन दोनों का कॉमन। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि 1/3 का क्या मतलब है, 0.33, तो 0.33 से ज़्यादा, और दूसरी वैल्यू क्या है 1/2 मतलब 0.5 से ज़्यादा। इन दोनों का कॉमन हिस्सा क्या होगा, कॉमन हिस्सा ऐसे समझते हैं, ये 0.33 है, ये 0.5 है, एक सिग्नल इससे ज़्यादा है, एक सिग्नल इससे ज़्यादा है, इनका कॉमन हिस्सा क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है इसको छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, कॉमन केवल ये है, मतलब 0.5 से ज़्यादा वाला। तो यही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है कि कॉमन आरओसी जो है वो mod ऑफ z ग्रेटर देन 1/2 है। आगे बढ़ते हैं, x ऑफ n 2 की पावर n un और 0.5 n u की माइनस n। अब यहाँ पे माइनस आते ही ये हो गया लेफ्ट साइडेड, तो 0.5 से छोटा, ये 2 से बड़ा, ये राइट साइडेड है। अब 2 से कोई चीज़ बड़ी हो और वही 0.5 से भी छोटी है तो क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई कॉमन आरओसी नहीं है, इस वजह से z ट्रांसफॉर्म जो है वो नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कॉमन आरओसी होना बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए। टाइम रिवर्सल देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे माइनस डाला तो यहाँ पे z इन्वर्स हो जाएगा xz की जगह, कैसे देखते हैं, xn = 2 की पावर n un, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है मतलब x ऑफ माइनस n निकालना है, मतलब x ऑफ yn की yn क्या है, x ऑफ माइनस n है, मतलब xn की जगह x ऑफ माइनस n करेंगे तो जो xz है वो हमारा जो पहले xz बन रहा था अब वो yz हो जाएगा, और वो yz होगा क्या, ये हमसे पूछा गया है। तो इस xn में n की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस n रख रहे हैं, तो रख देते हैं, ये हमने माइनस n रखा, तो yz में क्या होगा, x ऑफ z इन्वर्स होगा। तो पहले xz पता होना ज़रूरी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 - 2 इंटू z इन्वर्स, z की जगह z इन्वर्स रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, z की जगह z इन्वर्स रख दोगे, पहले से z इन्वर्स था तो वो केवल और केवल z बन जाएगा। तो आंसर में ये z होगा यहाँ पे, तो 1/1 - 2 z, सिंपल सा इतना आंसर बन जाएगा। सेम चीज़ आरओसी के लिए करनी है कि इसी z की जगह z इन्वर्स रख दो, तो ये हमने z की जगह z इन्वर्स रख दिया, ये क्या बना, z इन्वर्स ग्रेटर देन 2 मीन्स 1/z ग्रेटर देन 2। अब इस z को उधर ले गए, 2 को इधर ले गए, तो z जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि mod ऑफ z लेस देन 1/2, ये लिखा है, तो mod ऑफ z लेस देन 1/2। तो ये आरओसी समझ में आई और ये फंक्शन समझ में आया। जो भी फंक्शन किया था उसमें अगर हम टाइम रिवर्सल कर रहे हैं, x ऑफ माइनस n निकालना चाह रहे हैं, तो केवल z की जगह z इन्वर्स रख दें, ये करना है हमें ज़रूरी, ये z की जगह z इन्वर्स हमने रखा। अब क्योंकि पहले से z इन्वर्स था तो वो सिर्फ z बन गया। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये हेल्प कहाँ करती है, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कैसे, अगर हमसे पूछा गया है कि yn इज इवन ऑफ xn, हमसे पूछा गया है कि आप इसको निकाल के बताओ, yn को निकाल के बताओ जो कि इवन पार्ट है xn का। xn हमको दिया है और उसका z ट्रांसफॉर्म xz हमको इस तरीके से ये दिया है 1/1 - 0.5 z इनवर्स। हमको केवल और केवल आरओसी पूछी है yn की, ओनली आरओसी, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब इसकी आरओसी क्या होगी, ये 1 - 0.5 z इनवर्स है, मतलब mod z ग्रेटर देन 5.5 होगा, ठीक है, राइट साइडेड होगी आरओसी होगी राइट साइडेड। अब हम क्या करेंगे, इसके इवन पार्ट निकालेंगे। इवन पार्ट क्या होता है, xn प्लस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी आरओसी क्या होगी, ये तो सेम xn ही है, इसकी आरओसी तो वही जो इसकी पहले से है, mod ऑफ z ग्रेटर देन 0.5। ये वाली आरओसी जो थी वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, माइनस n हुआ है, रिवर्सल हुआ है, तो z को z इन्वर्स रख दो और n को माइनस n रख दो। तो इसी आरओसी में जो कि हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी, z को z इन्वर्स रख दो, z को z इन्वर्स रखते ये क्या बन गया, mod ऑफ z लेस देन 2। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 2, मतलब 0.5 से लेके 2 तक ये कॉमन आरओसी आई हमारी। तो ये आरओसी क्या है, इस yn की आरओसी है जो हमसे पूछा गया था। एक पॉज करके एक बार देख लेंगे, नहीं समझ में आया हो तो। फिर आगे बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेट करने का मतलब है यहाँ पे एक कॉन्जुगेट किया, यहाँ पे आप x को भी कॉन्जुगेट करो जो पूरा सिग्नल है xz, और पर्टिकुलर z को भी कॉन्जुगेट करो, और कोई भी चेंज आरओसी में यहाँ पे नहीं हो रहा, ये समझने वाली बात है। जैसे कि xz 1/1 + 3 + 4j z इनवर्स है, ठीक है, आरओसी mod z ग्रेटर देन 5 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने xz लिखा, फिर हमने xz का कॉन्जुगेट किया जो अंदर वाला z है, मतलब z का मतलब केवल z का, तो z को हमने कैसे कर दिया, z कॉन्जुगेट से डिनोट कर दिया,
ओके, अब हमने इस पूरे फंक्शन, ये जो फंक्शन है इस पे कॉन्जुगेट लगाया, ये वाला कॉन्जुगेट लगाने का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसके पहले प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा, तो ये प्लस जो था ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, बट ये जो z है ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, तो इस पर फिर से कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो वो कॉन्जुगेट लगने से ये कॉन्जुगेट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा 1/1 + 3 - 4z z इनवर्स। तो ये पहले था, यहाँ पे केवल इतना चेंज हुआ है कि ये 3 - 4z हो गया है और आंसर आ गया हमारा z इनवर्स, नो चेंज इन ROC। आगे बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की, x ऑफ n - n1 n0, तो टाइम शिफ्टिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ z की पावर -n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर रहे हैं तो z की पावर n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ROC ऑफ xn विद पॉसिबल इंक्लूजन और ठीक है, ROC क्या जो पहले से थी वही रहेगी, लेकिन पॉसिबल क्या चीज़ है कि आप एक्सक्लूजन हो सकता है z = 0 का, या फिर z = हमारा इन्फिनाइट का एक्सक्लूजन हो सकता है, ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों हो सकता है, मतलब या जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, जो भी बात है, तो ये चीज़ ज़रूरी है, जो पहले से ROC है वही ROC रहेगी, बस ये चेंजेस हो सकते हैं। देखते हैं जैसे fn, पहले del n के लिए देख लेते हैं, इम्पल्स फंक्शन के लिए देख लेते हैं। मान लो इम्पल्स फंक्शन है हमारा ये 0 + 1 0, ये तो सबको पता है इम्पल्स फंक्शन होता है, तो fz क्या होगा, fn z की पावर -n, मतलब सबका सम ही तो होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो सम तो निकल आया 1, ये तो वैल्यू आ गई। ROC क्या होगी, इंटायर z प्लेन, क्योंकि फाइनाइट फंक्शन है, फाइनाइट वैल्यू का फंक्शन है, तो हमने ऊपर देखा था, इसकी ROC क्या होगी, इंटायर z प्लेन। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है कि ROC इंटायर z प्लेन है। अब इसी में हमने शिफ्टिंग करी, del ऑफ n -1 कर दिया, अब -1 करते ही क्या हुआ कि इसमें z की पावर -1 से मल्टीप्लाई हो गया, जो हमने ऊपर देखा था। अब यहाँ पे z की पावर -1 से मल्टीप्लाई होते ही, अब यहाँ पे अगर आप z की पावर -1 में कुछ रखो, ठीक है, 0 रखो, z = 0 रखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये है ये किसके इक्वल है, ये 1/z के इक्वल है, और 1/z में z को 0 रखोगे ये बन जाएगा इन्फिनाइट, तो यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना पड़ रहा है z = 0, ओके, करना पड़ रहा है एक्सक्लूड, ये समझने वाली बात है। फिर बात करते हैं del ऑफ n + 1, अगर करते हैं हम del ऑफ n + 1 करते हैं, ओके, तो सेम चीज़ है, यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की पावर +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे z है, अब इसमें z की जगह अगर इन्फिनाइट रखें तो हमें वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगी, जो कि सही नहीं है, तो ROC इंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे क्या एक्सक्लूड करना पड़ रहा है, z = हमें एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। तो ये हमने किस में से देखा, ये जो टाइम शिफ्टिंग करी, इसमें हमने अगर नेगेटिव करी तो z की पावर माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, और अगर पॉजिटिव करी तो z की पावर प्लस हमने n0 मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट में, और ROC में क्या क्या चेंजेस आए वो देखे। अब बात करते हैं इंटरपोलेशन की, तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में हमने सिंपल क्या किया, x ऑफ n / m, इंटरपोलेशन क्या करते थे, एक्सपेंशन टाइप वाली चीज़, तो डिवाइड करेंगे m से, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ z की पावर m, यहाँ पे पावर m हमारा आ जाएगा, तो जितने से डिवाइड करेंगे वो पावर हमारा, मतलब रिप्लेस mod z विद mod z पावर m, उससे रिप्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं 2 की पावर n un, ये हमारा फंक्शन है, एग्जैक्ट क्या है 1/1 - ठीक है, ये तो अब तक याद हो जाना चाहिए कि अगर ये un है, ये पॉजिटिव वाला है, राइट साइडेड है, तो ये 1 - इस तरीके से होगा 2z इनवर्स, और ये जो z इनवर्स ये बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ये जो 2 है ये कहाँ से आता है, जिस चीज़ की भी पावर n है, तो वो जो चीज़ है मतलब 2 की पावर n है, तो वो 2 उठ के हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये किस फॉर्मेट में 1/1 - z इनवर्स, तो ये डॉट हमारा भरेगा, तो ये z ट्रांसफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ROC क्या है, क्योंकि ये un है तो ये राइट साइडेड है, तो mod z > 2 हमारी ROC हो गई, ओके। अगर हमने इसको 3 से इंटरपोलेट किया, n/3 किया, तो ये z³ हो जाएगा, मतलब हर चीज़ को आप z³ से इंटरचेंज कर दो, मतलब 1/1 - 2z - 3, ठीक है, z की पावर -3, क्योंकि पहले -1 था, और ऐसे ही ROC mod z³ > 2, या फिर mod z is 2 तो रहेगा, ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ओके। तो इजी है, जो भी चीज़ यहाँ पे है, जैसे 3 से किया, जैसे अगर n/4 करते तो हर चीज़ को z की पावर 4 z, ठीक है, इससे इंटरचेंज कर देते।
स्केलिंग की बात करते हैं, स्केलिंग ऑफ जेड ए की पावर एन एक्स एन, और यहाँ पर अगर स्केलिंग कर रहे हैं हम, मतलब हम सिंपल एक्शन में अगर ए की पावर एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ऑफ ए इनवर्स जेड, मतलब एक्स ऑफ जेड जो पहले से था उसमें ए इनवर्स और हम डालेंगे, मतलब यहाँ ए की पावर एन, यहाँ पे ए इनवर्स, रिप्लेस जेड विद ए इनवर्स जेड। देखते हैं कैसे। तो ये हमारा एक्स जेड है, ठीक है, ये हमारी आर ओ सी है, दिस इज आर ओ सी और दिस इज फंक्शन का आंसर 1/1 माइनस 3 जेड इनवर्स। तो वाई एन हमारा 2 की पावर एन एक्स एन हम चाह रहे हैं, ओके। अब ये जो ए है मतलब 2 की पावर एन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 2 इनवर्स से हम हर चीज़ को चेंज कर देंगे, मतलब z की जगह हम क्या कर रहे हैं 2 इनवर्स z, या फिर बोला जाए तो z/2 से हर चीज़ को रिप्लेस कर दो। तो जो फंक्शन है इसको भी रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो 1/1 माइनस 3 z/2, ओके, z/2 इनवर्स। अब जो भी वैल्यूज ऊपर नीचे आएंगे उनको लगाओ, तो इनवर्स का मतलब है 2 का इनवर्स, मतलब ये 2 ऊपर जाके बन जाएगा 6, तो 1 माइनस 6 जेड इनवर्स। ऐसे ही आर ओ सी में मॉड z/2, मतलब ये 2 इधर जाके 6, तो मॉड z ग्रेटर देन 6। तो यही चीज़ आर ओ सी में भी चेंज हो गया और हमारे सिग्नल में भी चेंज हो गया। कन्वोल्यूशन इन टाइम की बात करते हैं, तो कन्वोल्यूशन इन टाइम, ठीक है, या डिस्क्रीट टाइम की बात करें, यहाँ बोले अगर सही से बोला जाए तो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो x1n कन्वॉल्व x2n, ओके, मतलब ये सबने पहले से पढ़ा है कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज द मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट चलता हुआ आ रहा है पीछे से। तो x1z और x2z का मल्टीप्लाई, मतलब z ट्रांसफॉर्म जो उनके बनेंगे उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे कन्वॉल्व हो रहा था। आरओसी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों का मिक्स जो होगा, इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा आरओसी फाइनल आंसर का होगा, ओके। तो देखते हैं 2 की पावर n इंटू यू एन, कन्वॉल्व 3 की पावर n इंटू यू एन। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आरओसी देखते हैं। एक की आरओसी है पॉजिटिव है दोनों की, तो 2 से बड़ी, एक की 3 से बड़ी, तो कॉमन आरओसी क्या हो गई मॉड z, ये हमारा हो गई कॉमन आरओसी, मॉड z ग्रेटर देन 3, ये कॉमन आरओसी हो गई हमारी। तो ये तो ठीक है, चलो आरओसी राइट साइडेड है, ये भी दिख रहा है। अब क्या करेंगे कि इनका z ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। इसका क्या बनेगा 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स, इसका 1/1 माइनस 3 जेड इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों मल्टीप्लाई करने का मतलब ये इनको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ओके। अब इसको क्या करेंगे कि a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस करके अलग अलग कर दिया, तो a की जगह -2 प्लस b की जगह इनको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज को, तो a -2 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा। अब इसको और फर्दर, तो ये तो हमने अलग अलग कर दिया। अब हमें आंसर लाना है, जैसे हमने टाइम डोमेन की बात करी थी या डिस्क्रीट टाइम, मतलब n की बात करी थी, x ऑफ n, x1n x2n, तो आंसर भी इसी में लाना है। तो फिर से इसको क्या कर देंगे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म IZT, इसका इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स करके ये हमारा आंसर आएगा, और आरओसी हमारी यही होगी फाइनल आंसर की। तो कुछ भी नहीं हुआ है, जो पहले था वही लगभग चीज़ है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। मतलब यहाँ पे जो माइनस, ये जो फंक्शन हुआ करता था पहले, ओके, तो इसमें ये जो -2 वाली वैल्यू थी, ये जो फंक्शन हुआ करता था ये पहले हुआ करता था, ये जो फंक्शन है यही वाला फंक्शन है जो ऊपर था, ओके, देखेंगे तो समझ में आएगा। अब इसमें जो ये जो a और ये जो b आया, ये जो -2 है ये यहाँ पे आ गया -2, और ये जो 3 है ये यहाँ पे आ गया 3, तो ये क्या बन गया -2 की पावर n+1 बन गया, और 3 की पावर n+1 बन गया। ये जो +1 मतलब 3 अलग से आया है, -2 अलग से आया है, और un को हमने कॉमन ले लिया, तो बस इतना चेंज हुआ है कन्वॉल्व करने से। बट कन्वॉल्व करने का मतलब है कि पहले आप z ट्रांसफॉर्म बनाओ, फिर आप वापस इनवर्स z ट्रांसफॉर्म करके उसको वापस x ऑफ n बनाओ, मतलब पहले z करके xz बनाओ, ये चीज़ है। फिर बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंस की। सक्सेसिव डिफरेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1, ठीक है, या फिर x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1, ठीक है, उसके बाद का डिफरेंस, या फिर एग्जाम्पल बोल सकते हैं x ऑफ 5 माइनस x ऑफ 4। तो ये सक्सेसिव डिफरेंस हो गया इस तरीके से, ये क्या है एक तरीके का एग्जाम्पल है केवल। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो 1 माइनस जेड इनवर्स पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स जेड में, ये जो टर्म है पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1, तो वाई जेड हमसे पूछा है, आरओसी पूछी है, तो वेयर एक्स एन इज, हमको दिया भी एक्स एन 1/1 2 की पावर n un, ये एक्स एन है, दिस इज एक्स एन,
तो एक्स जेड क्या होगा 1/1 - 2 जेड इनवर्स और मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। तो आरओसी तो सेम रहेगी, ठीक है, आरओसी तो बोल रहे हैं कि सेम ही रहेगी। आरओसी एटलीस्ट आरओसी ऑफ एक्सन, तो जितनी एक्सन की है कम से कम उतनी आरओसी तो रहनी चाहिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम इतनी तो होगी होगी। और देखते हैं सॉल्यूशन। वाई जेड अगर करेंगे तो उसमें क्या करना है, ये जो एक्स जेड है, ये जो एक्स जेड था ये वाला जो एक्स जेड था, इस एक्स जेड में हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - जेड इनवर्स अपॉन ये जो था ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर जेड ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट आ जाता है तो आरओसी इंटायर जेड प्लेन होगी। कांस्टेंट का मतलब कि वही फाइनाइट ड्यूरेशन का, जैसे ओरिजिन पे 4, इसकी आरओसी क्या होगी, इंटायर जेड प्लेन होगी। तो ये वही चीज़ होगी। तो ये क्या है, सक्सेसिव डिफरेंस में 1 - जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं था, बस ये हमारा आंसर आ गया। ये जो आंसर आता था नॉर्मल, इसमें 1 - जेड इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया सक्सेसिव डिफरेंस के लिए। अकोमुलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अकोमुलेशन। अकोमुलेशन में क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल एक्सन है उसको हम कुछ इस तरीके से समेसन करते रहे हैं। तो अगर जो नॉर्मल सिग्नल है हमारा उसको हम एज अ समेसन शो कर रहे हैं, ठीक है, k -∞ से n तक। तो इसी एग्जेड में हम वहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, सक्सेसिव डिफरेंस में इससे मल्टीप्लाई किया था। अब इसी चीज़ से हम डिवाइड कर देंगे एक्यूमुलेशन में। और आरओसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना, एटलीस्ट आरओसी ऑफ एक्सन और इंटरसेक्शन ऑफ जेड मॉड जेड ग्रेटर देन 1। मतलब जो आरओसी एक्सन की होगी और इस आरओसी से इंटरसेक्ट करके जो आरओसी बनेगी वो हमारी फाइनल आरओसी होगी, ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 के इक्वल। देखते हैं कैसे। तो समेसन k -∞ से n x ऑफ k। तो वाई जेड हमें निकालना है, वाई एन निकालना है, आरओसी निकालनी है। एक्सन हमको दिया है, वेयर एक्सन इज ये, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। अब शुरू करते हैं आंसर। एक्स जेड निकालेंगे इससे, तो इससे क्या आएगा, 1/1 - 3 जेड इनवर्स, ये हमारा एक्स जेड आया। मॉड जेड ग्रेटर देन 3 हमारी आरओसी आई। अब हमने क्या सीखा था, मॉड जेड ग्रेटर देन 3 तो एक्सन की आरओसी है कॉमन, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, इसका कॉमन यही होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 3। तो ये जो आरओसी है ये तो इस केस में हमारा सेम रहेगी, हमने चेक कर लिया है। ओके, चेक कर लिया है आरओसी को यहाँ से। तो बात करते हैं ये एक्स जेड। अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे इसी एक्स जेड को 1 - जेड इनवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1 ये दोनों चीज़ें ही हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। अब डिनोमिनेटर में आया तो इसका क्या मतलब है, आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। तो ए और बी की वैल्यू -0.5 1.5, फिर से इसका वापस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल दो। तो ये बन गया 0.5 अलग से, और ये u ऑफ n, और ये प्लस 1.5 3 की पावर n u ऑफ n। ये सीधे सीधे इतना है, जो ये -1/1 - जेड इनवर्स है, ये हमारा सीधे सीधे un का होता है, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे समथिंग की पावर n वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे है क्योंकि ये 3 आ रहा है, इस वजह से ये 3 की पावर n वाला टर्म तो इम्पॉर्टेंट है लाना। तो ये इनवर्स आ गया। तो ये हमने yn निकाला, ये हमने yz निकाला था, और आरओसी हमने पहले ही सॉल्व कर ली कि आरओसी कॉमन ही, ये जो आरओसी है यही खुद ही रहेगी फाइनली। 10 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं, n इंटू एक्सन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, -z पहले होगा, पहले लिखा जाएगा -z इंटू डी ऑफ एक्स जेड अपॉन डी जेड। जो भी हमारा एक्स जेड है उस पर हम ये परफॉर्म कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके -z से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी कन्वोल्यूशन की तरह कोई चेंज आरओसी में नहीं आएगा। सॉरी, कन्वोल्यूशन में तो सेम हो जा रहा था आरओसी, ठीक है, कॉमन हो जा रहा था। एक दो जगह क्या था कि आरओसी में कोई चेंज नहीं आया था, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज आरओसी में नहीं है, कॉन्जुगेशन में कोई चेंज आरओसी में नहीं है। तो कुछ जगह से कॉन्जुगेशन में नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी कोई चेंज आरओसी में नहीं है। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी में की बात कर रहे हैं तो एक्स ऑफ एन क्या है, ए ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। एक्स जेड क्या है, 1/1 - a जेड इनवर्स मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए। तो हमने क्या किया, इसी वाई एक्सन में हमने n मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वाई जेड हमसे पूछा और आरओसी पूछी है, तो यही जो एक्स जेड था इसी का हमने इसका उठा के इसमें हमने -z मल्टीप्लाई किया, और जो ये बचा वाला जो एक्स जेड मतलब ये एक्स जेड है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये -z मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा। और आरओसी सेम रहेगी, जो आरओसी पहले थी वही आरओसी
बाद में रहेगी। तो ये सॉल्व कर आके जो भी आया तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम की। किसके अंदर बात करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। तो x ऑफ n में अगर आपको n इक्वल टू 0 पे निकालना है, या मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो आपको x ऑफ 0 ही निकालना है। तो ये इनिशियल वैल्यू है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक्स जेड में आप क्या रखेंगे, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी रख देंगे। तो सिंपल जो आपका एक्स जेड है उसमें z टेंस टू इन्फिनिटी रख के आप निकाल सकते हैं। कंडीशन एक इसमें कंडीशन है कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, मतलब ये फुलफिल होनी चाहिए तभी आप ऐसा कर सकते हैं, IVT को यूज़ कर सकते हैं कि आपका x ऑफ n 0 होना चाहिए n लेस देन 0 के लिए। मतलब आपका ग्राफ में यहाँ पे जो सिग्नल है वो 0 होना चाहिए प्रॉपर्ली पूरा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, x ऑफ n जो है तो उसका x ऑफ z हमको दिया है 0.5 1 माइनस 2 z इन्वर्स दिया है। ROC ऑफ एक्स जेड इंक्लूड्स यूनिट सर्किल। इंक्लूड्स यूनिट सर्किल का मतलब है कि ये वही वाली बात आ जाती है कि इसके पहले आपका जो सिस्टम है वो 0 है, मतलब यूनिट सर्किल के बाहर। और इसके मतलब ये बोला जाए कि जो आपकी ROC है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। यूनिट सर्किल मान लो आपका 0.5 है, इसके बाहर की ROC हो गई, तभी तो आप यूनिट सर्किल को इंक्लूड करेंगे। अगर अंदर की ROC है किसी चीज़ के तो यूनिट सर्किल को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये मतलब ये बस इसलिए बोला जाता है, ये स्टेटमेंट समझ लेंगे अभी से। ये स्टेटमेंट बोलने का मतलब है कि आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है IVT लगाने को। तो ये हम देख लेंगे। अब x ऑफ 0 हमसे पूछा है, बस इतना सा था। तो इसमें एक पोल देखेंगे, इसका पोल क्या निकल के आ रहा है, पोल इज z इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। इसमें z इन्वर्स को मतलब नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा 0.5z और z माइनस 2। तो इससे क्या निकलेगा, पोल z इक्वल टू 2। तो इससे ROC निकली मॉड z लेस देन 2। तो ROC ये निकली मॉड z लेस देन 2। लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, अब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो हमारा IVT जो है पॉसिबल नहीं होगा। अब अच्छा ऐसी बात क्यों आई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ये अगर 1 का सर्किल है तो 1 से बड़ा होके और फिर वो अंदर की इंक्लूड कर ले, तो फिर वो 1 को तो इंक्लूड कर ले रहा है ना। अगर वो बोले कि 2 से कम है, जैसा यहाँ है, तो ये इसके अंदर की ROC होगी, इसमें यूनिट सर्किल को तो इंक्लूड कर रहा है, वो तो सही बात है। बट फिर भी ये 0 पे मतलब 0 से कम के लिए 0 हो जा रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे IVT मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल लेफ्ट साइडेड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों ही चीज़ें कि इसको इंक्लूड भी करना चाहिए और लेफ्ट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए। तो क्या समझ में आया इंपॉर्टेंट बात, कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए तभी हमारा IVT पॉसिबल होगा। नोट, जैसे कि -a⁴n u ऑफ -n−1 की बात करें तो जो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में देखा था, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये देखी थी। तो इसकी बात करें तो इसका क्या हो गया, 1/1 - a z इन्वर्स। इसका मॉड z लेस देन मॉड a था, ठीक है। ये किसके कंपैरिजन में था, a ऑफ u ऑफ n वाले के कंपैरिजन में था। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, तो सेम है, ये चीज़ सेम है लेकिन ROC अलग है। तो अगर यहीं से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 -2n u ऑफ n-1। तो अगर इससे भी देखें, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये -1 से ही पीछे हट जा रहा है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये -1 जो है इससे पीछे हट जा रहा है, इससे पीछे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो जब इसके पीछे एग्जिस्ट कर रही है तो 0 पे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 0 के आगे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 0 पे जब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये x0 इज 0 के इक्वल हो गया। तो ये समझ में आया। अगर ये बात करें कि अगर ऐसा एक्शन दिया है तो क्या होगा, ये तब की बात है। तो ये x0 पे 0 हम सीधे से बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं x ऑफ n, हमको पहले से दे दिया है कि x z इतनी वैल्यू है और x ऑफ 0 निकालना है। x ऑफ 0 का मतलब है IVT की मदद से लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी x ऑफ z। ओके, तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें डायरेक्ट लगा दो, कभी कभी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लगा देना है। अब इसमें से z बाहर ले लेंगे, इन दोनों के z बाहर ले लेंगे, तो जो अंदर बचेगा 1/z, क्योंकि इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो 1/∞ 0। तो जो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर से ऊपर से भी z स्क्वायर निकल रहा है, नीचे से भी z स्क्वायर निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सीधे सीधे ये बन जाएगा 1। ये बन गया 1, तो z²/z², ये बन गया 1 और कट गया।
आगे बात करते हैं, अब फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, सीधे से कट गया, तो ये सीधे 1 ही वैल्यू बच गई लिमिट लगाने के बाद। एक्स ऑफ एन एंड्स टू इन्फिनिटी, सीधे से बोला जाए तो एक्स ऑफ इन्फिनिटी अगर आपको निकालना है तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, एफ लगाएंगे। एफ लगाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप पूरा पूरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे और तब आप लगाएंगे लिमिट z टेंस टू 1। यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, जैसे वहाँ पे इन्फिनिटी लगा रहे थे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसका अपोजिट। मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालते समय हम लिमिट्स z टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं और फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालते समय z टेंस टू 0 लगाते हैं लाप्लास में। यहाँ पे 1 लगाएंगे, ओके 1 लगाएंगे और यहाँ पे 1 माइनस जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर वही चीज़, पहली कंडीशन तो जो हमने पहले पढ़ी थी, मतलब कि हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन ठीक है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइडेड सिग्नल नहीं होना चाहिए। तो एक्स ऑफ एन 0 नहीं होना चाहिए एन टेंस लेस देन 0 के लिए। दूसरी चीज़, ये जो टर्म है पूरा, ये जो टर्म निकल के आ रहा है पूरा, ये टर्म शुड हैव पोल्स इनसाइड यूनिट सर्किल इन जेड प्लेन, तो इसके जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्किल के अंदर होने चाहिए जेड प्लेन में। तो ये दो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को नहीं लगा सकते। जैसे कि एक्स ऑफ एन एक्स जेड हमको ये दे दिया, एक्स जेड की वैल्यू हमको ये दे दी है, मॉड जेड लेस देन 2 दे दिया है, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो कंडीशन 1 वायलेट्स, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये u ऑफ माइनस एन माइनस 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि केवल -1 के पहले, -1 के पहले इसकी क्या होगा, ये तो पूरा मतलब 1 बन जाएगा। ये जो भी वैल्यू है ये तो केवल बताता है कि -1 के पहले हमारा सिग्नल है u वाला, तो ये 1 बन गया, तो बचा क्या, -2 की पावर n बचा। तो n लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये वैल्यू आ गई और n ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू 0 आ गई। अब क्योंकि 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सिग्नल है, तो -1 से पहले वाले इंक्लूड कर लिए, तो -1 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट 0 वाली वैल्यू तो होगी 0 1, तो इसके यहाँ ये ऐसा कुछ सिग्नल हो गया इस तरीके का, तो 0 के बाद सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सारी वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब यहाँ से समझ यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि x ऑफ इन्फिनिटी क्या है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 0 से बड़ी सब वैल्यू के लिए वैल्यू 0 है, तो x ऑफ इन्फिनिटी के लिए भी वैल्यू 0 है। तो अगर हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम फेल भी कर रही है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि Cn Cz दे दिया हमको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उसी तरीके से पूछा गया कि C ऑफ इन्फिनिटी निकालो, Cn n इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी, मतलब हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी है। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे जो कंडीशन हुआ करती थी कि 1 माइनस जेड इनवर्स और Cz, तो इसी फंक्शन में पूरे में हम 1 माइनस जेड इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये 1 माइनस जेड इनवर्स का स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा, केवल सिंगल पावर बचेगी, क्योंकि 1 माइनस जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंगल पावर बची। अब ये 1 माइनस जेड की पावर -4 है, इसको दो पार्ट में चेंज कर लेंगे, 1 माइनस मतलब जेड की पावर -2, फिर 1 प्लस जेड की पावर -2, ये क्या मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी और a प्लस बी, इसमें चेंज कर लिया हमने, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये चेंज कर लिया। अब ये जो 1 माइनस जेड इनवर्स है, अब ये जो 1 माइनस जेड ये है, अब ये वाली जो वैल्यू थी ठीक है 1 माइनस जेड इनवर्स की पावर -2, इसको फिर से चेंज कर लेंगे 1 माइनस जेड -1 और 1 प्लस जेड -1, तो ये जो 1 माइनस जेड -1 है ये नीचे वाले से कट जाएगा जो यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर ये चीज़ बचेगी। अब ये बची, अब इसका कोई पोल ही नहीं बचा, इससे क्या समझ में आया, इसका कोई पोल ही नहीं बचा। चेक पोल लोकेशंस, पोल z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इनसाइड यूनिट सर्किल, ठीक है, तो है हैंस कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जो बात बोली थी कि ये यूनिट सर्किल के अंदर होने चाहिए सारे पोल, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब FIT जो है वो एप्लीकेबल है, तो हम सेम लगा देंगे। तो ये जो इससे हमने पहले सॉल्व कर लिया था इस चीज़ को, तो सेम अब जो सॉल्व करके हम लाए ही थे उसी चीज़ में ही हम लगा देंगे, z को 1 लगा देंगे, इसमें z को 1 लगा दो तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका सॉल्यूशन जो आया वो आया 1 FVT की मदद से। आगे बात करते हैं कुछ लास्ट, xn इज 1/2 की पावर मॉड n, ओके, xz हमें निकालना है, ROC निकालनी है। अब मॉड n का क्या मतलब है, n को दो पार्ट में बांटेंगे, नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव के लिए, तो 1/2 की पावर एक बार -n लेंगे एक बार +n लेंगे, ओके, सेम चीज़ की। तो जब हमारा n जो है लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ओके, इस तरफ होगा,
ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा तो ये -n ले लिया हमने, और जब इस तरफ होगा राइट साइड में होगा तो हमने ये +n ले लिया, ठीक है, n > 0 के लिए। अब इसका क्या मतलब है, ये माइनस पावर है तो ये 2 की पावर n लिख सकते हैं इसको, और ये नहीं है तो इसको सीधे यही लिख दो, या फिर 2 की पावर -n लिख दो, या 1/2 की पावर होल n लिख दो, जो भी लिख दो। तो ये 2 की पावर n हमने बनाया। अब इसको इन दोनों फंक्शन को हम बनाएंगे डिस्क्रीट और इस u की मदद से। तो u ऑफ -n -1, ये जो पावर है इसका क्या मतलब होता है, इसका यही तो मतलब होता है u ऑफ -n -1। इसका क्या मतलब है, ये जो सिग्नल है ये n <= -1 के लिए ही एग्जिस्ट करता है, और इसको सीधे सीधे लिख देंगे। ये क्या बन रहा है, ये तो सीधे से यूनिट स्टेप सिग्नल बेसिक होता है वही बन रहा है, तो u ऑफ n लिख देंगे इसको। इसका क्या होगा, ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस से क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइडेड, तो मॉड ऑफ z <2 क्योंकि 2 है, तो ये इसकी ROC हो गई। ये 1/2 है, ये लेकिन राइट साइडेड है, तो मॉड ऑफ z > 1/2, ये इसकी ROC हो गई। अब इससे क्या समझेंगे कि इससे भी यही चीज़ निकल आएगी, इसी ROC को चेंज अगर करें, ये 2 उधर जाएगा, ये z इधर आएगा, तो इससे क्या निकली ROC, मॉड ऑफ z <, ठीक है, z ये इधर आ गया, सॉरी ये तो सेम चीज़ है, इसको नीचे भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर से हो जाएगा, डिनोमिनेटर में करना नहीं, तो मॉड ऑफ z > 0.5, बस इतना सा है। तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, 0.5 से बड़ा और 2 से छोटा, तो मॉड ऑफ z और <, 0.5 और <, 2। तो ये क्या हो गया, रिंग शेप बन गई। तो ये वो क्या बना, 1/1 - 2 z इनवर्स प्लस 1/1 - 1/2, ठीक है। तो जो भी 2 की जो जिसकी भी पावर n है तो उनको उठा लिया हमने, इधर से 1/2 को उठा लिया, इधर से 2 को उठा लिया, तो ये निकला 1/1 - 2 z इनवर्स प्लस 1/1 - 1/2 z इनवर्स। और ROC क्या है जो हमने सॉल्व करके लाई, ये ROC समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दोनों के ROC का मिक्स, तो ये रिंग शेप बन गया हमारा। फिर बात करते हैं x ऑफ n इज 2 की पावर del n, तो 2 की पावर del n को हमने क्या लिखा, n × un, जो हम लिख सकते थे, तो ये लिखा, सॉरी Rn है, दिस इज Rn, रैम सिग्नल, तो n × un लिख दिया। अब इसका एग्जैक्ट और इसकी ROC दोनों हमें निकालनी थी। अब यहाँ पे ये समझते हैं un n <= -1 के लिए क्या होता है, un होता है 0। अभी जब इसको 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, समथिंग पावर 0 इज 1। तो जब un ये होगा इस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1। तो इस लिमिट के लिए केवल 1 एग्जिस्ट करता है जो वैल्यू है, और जब पॉजिटिव वैल्यू है n की, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए हर वैल्यू के लिए un हो जाएगा 1, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो क्या बचेगा, केवल 2 की पावर n बचेगा। तो ये क्या बना, 2 की पावर n बना इसके लिए, इस लिमिट के लिए, और नीचे वाली लिमिट के लिए बना 1, तो ये xn बन गया हमारा। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर n लिख सकते हैं, क्यों, इसमें अगर हम ये लगा दें u ऑफ -n -1, ये जो लिमिट है इसके लिए क्या लिखेंगे, u ऑफ -n -1, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए सिंपल u ऑफ n लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होना, नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड है, मतलब मॉड ऑफ z <, 1 इसकी ROC, और इसकी मॉड ऑफ z <, 2, तो <2 और <1 यहाँ पे कोई कॉमन ROC ही नहीं है, इसलिए इसका z ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है, मॉड ऑफ, ये नंबर लाइन पे देखें तो ये 2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं बन रहा, इसलिए ROC एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन फंक्शंस की, cos ω0 n × un, तो एग्जैक्ट हमें निकालना है, ROC निकालनी है। तो cos ω0 n को हमने क्या लिखा, e की पावर j ω0 n प्लस e की पावर -j ω0 n अपॉन 2 इंटू un, इसको दो अलग अलग पार्ट में कर लिया, 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 को यूज़ नहीं कर रहे अभी। इससे ROC क्या निकली, un है और इधर भी un है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों राइट साइडेड ROC बनी। मॉड z इससे बड़ा, मॉड z यहाँ पे माइनस वाले से बड़ा, तो दोनों की ROC अगर इसका मैग्नीट्यूड लें, e की पावर j ω0 और e की पावर -j ω0, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मॉड z > 1 और मॉड z > 1, ROC कॉमन है तो ROC तो कॉमन हो ही जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो पार्ट है, मतलब हम क्या देखते थे कि समथिंग की पावर n है, ठीक है, तो इसकी पावर n है, तो किस चीज़ की पावर n है उसको हम कहाँ लगाएंगे, जिसकी पावर n उसको हम कहाँ लाएंगे, 1/1 - z इनवर्स। तो
तो ये जो चीज़ है ये डॉट 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 इसकी जगह आ जाएगा। तो z अपॉन, अब z इनवर्स को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो वो कर दिया, तो z अपॉन z माइनस ई रेस टू प्लस जे ओमेगा नॉट प्लस z अपॉन z माइनस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट। बाकी फिर इसको सॉल्व वॉल्व करके और ये हमारा आ गया, कॉमन आर ओ सी थी मॉड z ग्रेटर देन 1, ये हमने यहाँ से देख ही लिया था, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये सॉल्यूशन इसका आया। सेम हम अगर निकालें साइन ओमेगा नॉट एन यू एन का, तो यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है कि दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, उससे आर ओ सी तो बदलेगी नहीं, आर ओ सी सेम और कॉमन रहेगी, दोनों के बीच में माइनस आएगा तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बन रहा था जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1, यहाँ पे नीचे वही रहेगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1, ऊपर केवल z साइन ओमेगा नॉट बचेगा। तो इतना सा डिफरेंस ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो ये साइन और कॉस वाले में इतना डिफरेंस आ गया। अब एकदम लास्ट की बात करते हैं। अगर हम कुछ फंक्शंस ले रहे हैं जैसे कि कॉस ओमेगा नॉट एन और जैसे कि सिग्नम एन, दो हमने फंक्शन लिए, अब इनके बारे में हम देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। इसका हमें एक्जेड निकालना है और आर ओ सी निकालनी है इसका, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म। तो कॉस ओमेगा नॉट एन में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने पहले भी देखा था सिग्नल जब कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, जब हमको ज़रूरत थी यू वाले फंक्शंस की। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं यू ऑफ माइनस एन, ठीक है, ये लिख सकते हैं यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 प्लस यू ऑफ एन। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कुछ एक फंक्शन ऐसा है तो एक फंक्शन ऐसा है, और ये जोड़ के ही हमारा क्या बन जाएगा, पूरा ऐसा सीधा बन जाएगा 1। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये हमारा जोड़ के 1 बन गया। तो इसको हमने 1 को इस तरीके से अब लिख लिया, फिर इसको अलग अलग, इस कॉस ओमेगा नॉट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्योंकि लेफ्ट साइडेड दिख रहा है माइनस वाला, तो इसकी आर ओ सी लेस देन 1, ये राइट साइडेड है, इसकी आर ओ सी 1 से बड़ी, तो दोनों में कोई भी कॉमन आर ओ सी नहीं है। तो क्योंकि नो कॉमन आर ओ सी, बिकॉज ऑफ नो कॉमन आर ओ सी जेड ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। तो जो प्योर पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, जो पूरी तरीके से पीरियोडिक सिग्नल है, जैसे कि कॉस ओमेगा नॉट एन, ऊपर हमने जो सॉल्व किया था उसमें कॉस ओमेगा नॉट एन में क्या मल्टीप्लाई था, यू एन मल्टीप्लाई था, तो इस वजह से ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं था, इसकी लिमिट थी 0 से इन्फिनिटी तक। ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगा। तो पीरियोडिक सिग्नल कभी भी उसका कोई कॉमन आर ओ सी नहीं होता, इस वजह से उसका जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। और पीरियोडिक सिग्नल मतलब बोथ साइडेड पावर सिग्नल होते हैं ये, ओके। अब इसी तरीके से सिग्नम की बात करते हैं, तो सिग्नम भी कुछ ऐसा ही होता है, यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ माइनस एन। अब क्योंकि ये राइट साइडेड है, ये माइनस होने की वजह से ये लेफ्ट साइडेड हो जा रहा है, तो दोनों की कोई भी कॉमन आर ओ सी नहीं होगी, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमारा लग जाएगा।